नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसजी के करंट अफेयर है, सारी जो है हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दी है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देख करिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम के लिए हमारी क्विजेज लगातार चल रही हैं। उसको आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और वीडियोस के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो यहाँ वीडियो से शुरू करते हैं और पहला प्रश्न आप देखिए। इस पहले प्रश्न में हिंदी के प्रश्न के तौर पे ये सामने आता है। आपको एक लोकोक्ति दी है। लोकोक्ति आपने कई बार सुनी होगी, आंख का अंधा लेकिन गांठ का पूरा। ठीक है, आंख से अंधा है यानी देख नहीं सकता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी गांठ जो है वो एकदम भरी हुई है। गांठ का मतलब समझ रहे हैं, गठरी, जिसमें कि संपदा या धन संपत्ति जो है उसको बांध कर रखा गया है। तो ऐसा जो मुहावरा है, इसका अर्थ होता है कि मूर्ख धनी व्यक्ति है वो, अर्थात उसके पास पैसा तो है लेकिन उसे खर्च करने की समझ नहीं है। तो ऐसे बेवकूफों का धन जो चालाक लोग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये मुहावरा फिर से रिपीट कर गया है। पिछले वाली क्विज में ये हो चुका है। इसका हमने देखा था बहुत ज्यादा कंजूस होना, मतलब अपनी चमड़ी उधड़वा दे लेकिन जो दमड़ी है अर्थात उसका खजाना है उसको कतई जाने न दे। इसके बाद तीसरे वाले को देखिएगा। अंधों में काना राजा, ये तो आप जानते हैं, गुणहीनों के बीच एक गुणवान। और इसका दूसरा रूप होता है, जहां पेड़ न रुख वहां ऋण प्रधान। तो ऋण का वृक्ष ऐसे निकृष्ट माना जाता है, मतलब वैसे ये ऐसा नहीं है कि उपयोग का नहीं होता, लेकिन निकृष्ट माना जाता है। और जहां भी पेड़ उग नहीं रहा है, जहां कोई और वनस्पति नहीं उग रही है, वहां पे वो प्रधान हो जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखिए, चौथे वाले में कहा गया है कि होनहार बिरवान के हो चीकने पात। ठीक, बिरवान मतलब समझ रहे हैं, ये वीरवान नहीं है, बिरवान बिरवा को कहा जाता है। बिरवा मतलब छोटा पौधा। तो छोटा जो पौधा होता है जो कि अभी अभी बीज से निकला हुआ है, 2-4 पत्ते एकदम बढ़िया बढ़िया निकले हुए हैं, तो वहीं से अंदाजा लग जाता है कि वो बड़ा होकर कैसा पेड़ बनेगा, मतलब कमजोर पेड़ बनेगा या एक बलशाली विशाल वृक्ष बनेगा। पौधे के अंदर से लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि सारे बीज जो है वो स्वस्थ हो या आवश्यक नहीं। ठीक है, तो उसके लक्षण जो है वो बचपन में ही दिख जाते हैं उस पौधे के। तो इससे आप क्या अर्थ निकालेंगे कि होनहार बालक जो है उसके गुण बचपन में ही दिखाई देते हैं, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, ऐसा भी। इसके बाद अगला वाला देखते हैं। एक से बढ़कर दूसरे, अब ये अर्थ दे दिया है, इसके समानांतर आपको लोकोक्ति यहां तलाशनी है। तो शेर को सवा शेर, ठीक है, शेर को सवा शेर मतलब एक तो बढ़ा इसमें था ही और उसमें सवा शेर आ गया, उससे भी 20। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, छठवां वाला। गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना, ईद का चांद होना, ये सब दुर्लभ चीजें होती हैं। ठीक है, गूलर का जो वृक्ष होता है उसमें आप फल तो देखेंगे, लेकिन फूल देखना बड़ा टेढ़ा काम होता है। असल में फूल बहुत छोटे साइज के होते हैं और वो फल के अंदर ही विलुप्त हो जाते हैं, तो इसलिए दिखाई नहीं देते। तो उसी पर लोकोक्ति या मुहावरा बन गया कि दुर्लभ चीज को कहा जाता है। अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया, ये थोड़ा सा विचित्र है, और इसमें कहा गया कुजगह फोड़ा और ससुर वैद्य। कुजगह का मतलब समझ रहे हैं, गलत जगह पर फोड़ा हो गया है। असल में यहाँ बहू की बात की जा रही है। तो जो नई नवेली बहू है वो अपने ससुर से कितना भी है तो घूंघट रखती है, मतलब आज की जो हमारी परंपरा है उसमें भी ये चलता है। कम से कम एक जो बीच का दायरा है वो बड़ा होता है। तो ऐसी कंडीशन में ससुर ही वैद्य हैं, तो उनके सामने आप बेजगह फोड़ा हुआ है तो उसको कैसे दिखाएंगे। डॉक्टर के सामने आप किसी भी चीज को खोलकर एकदम से निर्लज्ज भाव से दिखा देते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन तब क्या हो जब डॉक्टर जो है वो आपका ससुर हो, तो ऐसी कंडीशन में दिक्कत होगी। तो इसलिए इसमें धर्म संकट की स्थिति कि वैद्य वही है, इलाज उसी से करवाना है, ठीक है, और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि वो हमारे संबंधी हैं, मतलब हमारे ज्येष्ठ हैं, तो ऐसे में उनसे लज्जा भी रखनी है। तो ये धर्म संकट वाली स्थिति होती है, दुविधा आप कह सकते हैं। हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आए। ठीक है, ना आपको हींग लगानी पड़ी ना फिटकरी, लेकिन रंग एकदम शानदार। तो कुछ नहीं लगाना पड़ा और आपका मुनाफा भी हो गया। तो इसका जो करेक्ट इसमें आंसर हो जाएगा वो बिना खर्च का अच्छा काम। मुहावरे की तह में अगर आप जाएंगे ना तो अपने आप आपको आंसर मिल जाए। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं।
सदा एक समान रहने के लिए जो लोकोक्ति है वो आपको तलाशनी है। तो सदा एक समान रहने के लिए हम लोग कौन सा मुहावरा या लोकोक्ति यूज करते हैं? सावन हरे न भादो सूखे, मतलब सावन में ये नहीं कि एकदम हरियाली भर गई और भादों में आते आते सूख गया, मतलब हमेशा एक जैसा है, ये इसका कहने का मतलब। इसके बाद अगले वाले को देखिए, पौ 12 होना। तो पौ 12 का मतलब क्या होता है? लाभ ही लाभ होना, 5 अंगुलियां घी में और सिर कड़ाही में, वो वाला मुहावरा जो है यहाँ लागू होता है। तो कई सारे मुहावरे एक ही अर्थ रखते हैं, तो इन्हें आप एक साथ देख सकते हैं। आंख लगना, मतलब मेरी तो आंख लग गई और पता ही नहीं चला कि समय कितना गुजर गया। नींद आना, मतलब नींद आ गई और अच्छी वाली नींद आ गई। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, गंगा नहाना। अब इसमें माता पिता अक्सर बच्चों से कहते हैं कि तुम्हारा ये वाला काम हो जाए, मैं संतुष्ट हो जाऊं तो गंगा नहा लूं। तो इसका मतलब क्या होता है कि काम पूरा होने के बाद निश्चिंत हो जाना, गंगा स्नान का ये मतलब। तो इसका बी वाला होगा। इसके बाद इसमें आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, खाला का घर। खाला फारसी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है मौसी। ठीक है, तो मौसी के घर में क्या होता है? बच्चे मनमानियां करते हैं। नानी के घर में भी वही होता है, नानी नाना ननिहाल जो होता है वहाँ बच्चे ज्यादा खुल कर रहते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो खाला के घर में क्या होता है? सब चीजें आसान होती हैं, आसानी से हो जाती हैं, तो आसान काम। इसके बाद आगे चलते हैं, लोग कहते हैं ना खाला का घर समझा है क्या। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, इलायची बांटना। पहले के समय में जब कोई शुभ सूचना देनी होती थी या दावत की इनविटेशन देनी होती थी, तो इलायची या कोई मीठा चीज बांटा जाता था, वो एक सूचक होता था। ठीक है, जैसे नई बहू आती थी और जो महिलाएं होती थी उनको इनविटेशन मिलता था कि आइए गीत गाना है और बहू के दर्शन करने हैं, तो उसके लिए फिर मीठी चीज जैसे कि बखीर है, खीर है, वो सब बांटी जाती थी। तो उसी परंपरा से निकल कर आया है इलायची बांटना, मतलब दावत देने के लिए। दावत देने का मतलब क्या है कि दावत के लिए इनविटेशन देना। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा और पंजाब साइड में अभी भी जो शादी के निमंत्रण पत्र होते हैं ना, वैसे सूखे सूखे नहीं जाते हैं, उसके साथ मिठाई और मेवे का पैकेट जाता है, और ये परंपरा देश में अब और भी जगहों पर फैलती जा रही है, शुरुआत वहीं से हुई। इसके बाद देखिए, ये अच्छा वाला मुहावरा है, बछिया के ताऊ। तो बछिया का ताऊ कहा किसको जाता है? बछिया के पिता तो सांड होते हैं, लेकिन बछिया के ताऊ होते हैं बैल, जिन्हें कि नपुंसक बना दिया जाता है मनुष्य के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए। ठीक, तो बैल को मंद बुद्धि माना जाता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो सीधा हो जाता है। ठीक, तो बछिया के ताऊ मतलब अत्याधिक मूर्ख व्यक्ति, तो बहुत सीधा आदमी का भी ये मुहावरा हो सकता है, अर्थ वो भी हो सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, अंधेर नगरी और चौपट राजा। तो चौपट राजा यहाँ नहीं दिया है, अंधेर नगरी उतना ही दिया है, आपको अर्थ बताना है। अन्याय की जगह, मतलब राजा ही चौपट है तो अन्याय ही होगा, और क्या होगा? टके सेर भाजी और टके सेर खाजा, मतलब भाजी भी जो है वो टके सेर में बिक रही है, और जो खाजा है मतलब मिठाई होती है, ये बिहार साइड में इसको जीआई टैग मिला हुआ है, तो खाजा जो है वो भी टके सेर मिल रहा है, दोनों का भाव एक है। तो ऐसे में क्या है, वहां पे अन्याय हो रहा है, यहां हमने देखा। अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, कूप मंडूप होना। कूप का मतलब क्या होता है? कुआं, और मंडूक मतलब मेढक। तो कुएं के जो मेढक होते हैं ना, उन्हें बाहर की कोई दुनिया पता होती नहीं है, और बाहर आने का कोई चांस भी नहीं होता है, कुआं इतना गहरा है, वो उसी में अपना संतुष्ट रहते हैं। उन्हें लगता है कि हम बहुत बेहतर हैं यहाँ पे, जबकि बाहर की दुनिया कहीं ज्यादा बेहतर होती है। तो सीमित ज्ञान और सीमित अनुभव होना, और उतने में ही खुश रहना, ये भी बात। ठीक, तो डी वाला सही। इसके बाद 18वें को देखिए, द्रौपदी की चीर। तो द्रौपदी की चीर का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जो द्यूत क्रीड़ा हो रही थी वहां लज्जा हरण किया जाता है द्रौपदी का, तो दुशासन खींचता रहता है, साड़ी का अंत ही नहीं होता है उसमें, कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से लगातार कपड़ा जो है वो बढ़ता रहता है। तो ये प्रक्रिया जो है कभी न समाप्त होना, मतलब वो कभी खत्म ही ना हो, और अंत में दुशासन वहां पे थक कर अचेत हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, इसको देखिए, अंधे को दिया दिखाना। तो भाई अंधा जो है उसकी आंखें पहले से ही गायब है, आप उसको दिया दिखाएंगे तो उसको क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका मतलब क्या है कि एक नासमझ व्यक्ति है, उसको आप उपदेश देकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20, आपने चिड़िया और बंदर की कहानी सुनी होगी ना। चिड़िया जो है वो घोंसला बना रही होती है, तो वो बंदर को हिंट देती है कि भाई तुम बरसात में भीग रहे हो, तुम भी एक घर बना लो और घर बनाकर उसमें रहो। तो बंदर को लगता है कि ये तो हमें ताना मार रही है, और उसके बाद वो क्या काम करता है कि चिड़िया का घोंसला ही उजाड़कर नीचे फेंक देता है। तो चिड़िया को उपदेश देने का अच्छा परिणाम प्राप्त हो जाता है, तो इसीलिए मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा, चौकड़ी भूल जाना, मतलब अपनी सारी चाल भूल जाना, और सारी बुद्धि जो है वहां पे एकदम से गायब हो जाए, हतबुद्धि हो जाना इसका मतलब होता है। तो राह नहीं सूझना, मतलब कभी कभी ऐसी परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में आती हैं कि उसे रास्ता ही नहीं दिखता है कि अब क्या करें, तो वही जो स्थिति होती है ना, उसको कहते हैं चौकड़ी भूल जाना। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा, जस दुल्हा तस सजी बराती। ठीक, बराता या बराती वही चीज है। तो जस दूल्हा तस सजी बराती, मतलब जैसा दूल्हा है वैसे ही बाराती है।
तो ऐसी स्थिति में क्या, जैसे वो खुद है वैसे ही साथी है, मतलब एक आदमी जैसा है वैसे ही उसके जो टोली वाले हैं वो भी होंगे, ये संगति होती है। तो आदमी अपने कैटेगरी के ही लोगों के साथ मित्रता भी करता है, ये भी बात है, तो इसका बी वाला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा, शैतान की आंत। तो हमारे समाज में एक धारणा है, शैतान शब्द आते ही कोई बहुत बड़ी आकृति का दैत्य हमारे सामने उभरता है। मतलब शैतान की जब भी हम कल्पना करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि वो बहुत बड़े आकार प्रकार का होगा, तो भाई उसकी आंत भी जो है वो काफी लंबी होगी, तो इसीलिए बहुत लंबी चीज को कहा जाता है शैतान की आंत। इसके बाद देखिए मल्हार अलापना या मल्हार गाना, दोनों चीज हो सकती है। मल्हार एक राग होता है, तो मल्हार का राग जो होता था ना, पहले के किसान जब खेती किसानी से खाली हो जाते थे और बरसात का मौसम होता था, मतलब बुआई वाला काम उन पर कंप्लीट था, तो उसके बाद वो खुश होकर इसे अलापते थे। तो काम पूरा हो जाने के बाद चैन से अपनी जिंदगी को बिताना, ये इसका मतलब होता है। चैन का राग अलापना भी इसको कहा जाता है। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। इसमें और जो है अपनी बड़ाई करने वाला वो सब नहीं, इसका हो जाएगा चैन से जिंदगी कटना। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, जबान पर लगाम न होना। देखिए स्पष्टवादिता बहुत अच्छी चीज होती है, लोगों को कहना मतलब लोगों को आपने कहते सुना होगा कि स्पष्टवादी बनो, लेकिन जरूरत से ज्यादा जब ये गुण बढ़ जाता है तो उसके बाद वो समाज में गलत बन जाता है, मतलब लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। तो जबान पर लगाम न होना मतलब अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, यानी आप एकदम से मौका बेमौका अपनी जो चीजें हैं उसको एकदम खोल कर बोल देते हैं, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, तो ये चीजें गड़बड़ है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 25, और आजकल के अधिकतर लोग जो है वो इसका बीच का अंतर नहीं समझते हैं, वो असल में जबान पे लगाम ही नहीं रख पाते और अपने आप को स्पष्टवादी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, छक्का पंजा करना। तो छक्का पंजा कहाँ पे होता है, ये जुए के दाव होते हैं, तो ओछी हरकत से काम सिद्ध करना, जुआ खेलना कोई अच्छी बात तो है नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, लाल पीली होना। यहाँ पे लाल पीला होना है, तो लाल पीला का मतलब क्या है कि एकदम गुस्से में उबलना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। इसमें तो सिंपल है, आराम से आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये वाला, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है। तो जरा देखिए, पानी पानी हो जाना, तो ये क्या है, शर्म से पानी पानी हो जाना होता है ना, शर्मिंदा होना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, मतलब यहाँ भी वही शर्मिंदा होने का ही भाव है। टका सा मुंह लेकर रह जाना, ये दोनों मुहावरे लगभग एक जैसे हैं, प्रोनाउंसिएशन का अंतर है। लेकिन मुंह में पानी आना ये लार टपकने वाला मुहावरा है, इसका शर्मिंदा होने से कोई मतलब नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, किनारे लगना। तो किनारे लगना हम लोग कहते हैं ना कि ये काम पार लग जाए, पार लग जाए तो मैं चैन की सांस लूं, ऐसे ठीक। तो पार लग जाना और किनारे लग जाने का मतलब होता है कि काम का अच्छे प्रकार से समाप्त होना। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, आंसू पीकर रह जाना। तो भाई आंसू पीने का मतलब क्या है कि आप अपने दुखों को जाहिर नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में चुपचाप अपने दुख को बर्दाश्त कर लेते हैं, और हर आदमी को ऐसा करना चाहिए। रहीम दास जी का कहना था कि रहीमन मन की व्यथा को मन में ही गोए करके रख लेना चाहिए, मतलब उसे गुप्त रखना चाहिए। मन की व्यथा को दूसरों के सामने अगर जाहिर करेंगे तो वो लोग अकुलाएंगे, हंसेंगे, लेकिन आपसे कोई बांट नहीं सकता है उसको। तो मन का दुख अपने में सीमित करके और कर्म करते रहना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं, वचन से फिरना। ये अर्थ है, अब इसके लिए आपको मुहावरा चुनना है, ये लोकोक्ति नहीं है। वचन से फिरना ये तो सिंपल है। तो थूक कर चाटना, मतलब थूक कर चाटने की मेरी आदत नहीं है, मतलब मैं जबान का पक्का हूं, अपने वचन से कभी मुंह नहीं मोड़ता, ऐसा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, किताबी कीड़ा होना। ये तो आपने 20 बार सुना होगा, मतलब बहुत अधिक पढ़ने वाला। जो जरूरत से ज्यादा पढ़ाकू होते हैं ना, उनको कहा जाता है किताबी कीड़ा, और किसी भी व्यक्ति को किताबी कीड़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, किताबों से प्रेम अच्छी चीज है लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। कच्चा चिट्ठा खोलना, सारा भेद खोल देना। कहते हैं कि तुम्हारा कच्चा चिट्ठा मुझे सब मालूम है और कुछ करना मत ऐसा वैसा, नहीं तो खोल दूंगा, ऐसा होता है ना, तो सारा भेद खोल देना। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, त्रिशंकु होना। त्रिशंकु एक व्यक्ति थे जो कि एक श्राप के चलते ना तो स्वर्ग जा पाते हैं ना धरती पर रह पाते हैं, वो बीच में लटक जाते हैं, जबकि उनकी ख्वाहिश रहती है कि वो स्वर्ग में जाएं, लेकिन उनके कर्म में ऐसा कुछ नहीं रहता है, तो वो बीच में अटक जाते हैं, तो वो कहीं के नहीं रहते हैं। अब इनके लिए वो वाला मुहावरा सही होता है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, बेचारा दोनों के बीच में चक्कर लगाता ही रह जाता है, तो किसी और का न रहना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, आदमी बनना। पहले कुछ आदमी बन जाओ, उसके बाद तब मुझसे बातें करना, ऐसे लोग बोलते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि अच्छा व्यवहार सीखना, पहले इंसान के लायक व्यवहार सीखो, उसके बाद आकर हमसे बात करना, ये इसका तात्पर्य हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 को देखिएगा, आंख खुलना। तो मेरी तो आंखें ही खुल गई, तुमने मेरी आंखें खोल दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि नींद से उठ जाना, इसका मतलब ये है कि आपको सच्चाई मालूम हो गई, तो ज्ञान होना, मतलब सच्चाई का ज्ञान होना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, सावधान करना।
तो कान खोलना इसको कहा जाता है, मतलब वार्निंग दे रहे हैं आप, कान खोल कर सुनो, तो वो होता है सावधान करने की बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, इसमें देखिए दिनों का फेर होना, भाई दिनों का फेर है, मेरा भी दिन आएगा एक दिन, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसका मतलब ये होता है कि भाग्य के चक्कर में आप पड़े हुए हैं और ये आपका बुरा समय चल रहा है, ये तब कहा जाता है। ठीक, तो सी वाला सही है इसमें, भाग्य का चक्कर। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिएगा, ये नीचे झांक रहा है, इसको ऊपर कर लेते हैं। एड़ियां रगड़ना, ठीक है, एड़ियां जो आपके पैर की हैं वो रगड़ती कब है? जब आप बहुत ज्यादा चलते हैं, चलेंगे तभी तो वो घिसेंगी। जूतियां घिसने का भी वही होता है। तो बहुत ज्यादा दौड़ धूप करना, इस काम को करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एड़ियां रगड़नी पड़ी या जूतियां घिसनी पड़ी, तो इसका मतलब है कि आप दौड़ भाग करके उसे सिद्ध कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 को देखें। यहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है, मुहावरे और उनका अर्थ दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो जरा ध्यान से देखिएगा इसे। अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत अच्छी बात है, मतलब स्वावलंबी होना, आप आत्मनिर्भर हो गए, ठीक है। आंच ना आने देना, यानी जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना, मतलब तुम्हारे सम्मान पर मैं आंच नहीं आने दूंगा, ऐसा वाला हीरो का डायलॉग जो होता है वो इसमें आजमाया जा सकता है, सही दिया है। और आसमान टूट पड़ना, मतलब बहुत भयंकर संकट जो है वो अचानक आ जाना। लेकिन इसे जरा देखिए, आसन डोलना, ये उल्टा दे दिया है। आसन डोलने का मतलब क्या होता है? विचलित होना, विचलित होना, और यहाँ क्या दिया है? विचलित न होना, तो इसीलिए गलत है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देख लेते हैं। मुंह की खाना, मतलब हार जाना, बुरी तरह से हार जाना। जैसे पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को मुंह की खिलाई थी, इस प्रकार से। तो ये वाला है ना, हार जाना। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, शुद्ध वर्तनी क्या है? अब यहाँ पे महात्म्य शब्द जो है, यानी महानता का भाव या महानता की प्रवृत्ति, तो उसके लिए शुद्ध वर्तनी आपको तलाशनी है। 4 प्रकार से उसे लिखा गया है, लेकिन जो बी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है, ऐसे लिखा जाता है। संधि के नियमों को अगर आप बेहतर जानते हैं तो यहाँ गलतियां नहीं करेंगे। महात्म्य होता है, ठीक, म पे भी आ की मात्रा होती है और ह पे भी होती है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए। शुद्ध वर्तनी आपको इसमें तलाशनी है, तो श्रुत लिपि, यहाँ पे जो शुद्ध वर्तनी है वो होती है। अच्छा, श्रुत लिपि का मतलब क्या होता है? ये वाला सही, श्रुति लिपि नहीं होता है। श्रुति एक अलग शब्द है, लिपि एक अलग शब्द है। जब दोनों को आप जोड़ते हैं तो जो नया शब्द यहाँ बनता है वो श्रुत लिपि है। इसमें त पे छोटी की मात्रा नहीं होगी। अब इसका मतलब यह है कि आप सुनकर कोई चीज लिख रहे हैं, उसकी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, तो वो जो स्क्रिप्ट है, मतलब कोई बोल रहा है उसको आप सुनकर उतार रहे हैं कॉपी पे, तो ये जो स्क्रिप्ट है ना आपकी, उसे श्रुत लिपि कहा जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। या कोई भाषण दे रहा है तो उसको आप नोट कर लिए, ये भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, शुद्ध वर्तनी किसकी है आपको बताना है। दुष्चरित्र यानी बुरा चरित्र। तो इसका जो सी वाला है वो सही है, इसे आप स्पष्ट तौर पे देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे इस प्रकार से इसे लिखा जाता है, ठीक है। ये आधा श है जो कि यहाँ पे श्र बन गया है च के साथ मिलकर, दोनों को जब कंबाइन किया है ना, तो ये इंटरनेट पे इसी प्रकार की वर्तनी आपको दिखाई देती, दुष्चरित्र है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। शुद्ध वर्तनी यहाँ शमशान की आपको देखनी है। शमशान क्या होता है? जहाँ पे मृतक जो शव होते हैं उनका दाह किया जाता है, शमशान ऐसे लिखा जाता है। यहाँ जो तालव्य श है, अच्छा आप श वाला जो अंतर है वो जानते हैं कि नहीं? ये वाला तालव्य श होता है, ये वाला मूर्धन्य श होता है, और ये वाला समोसा वाला स होता है, जैसे कि आप छोटा सा कहते हैं, ठीक है, छोटा सा। तो यहाँ पे शमशान हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ देखिए शुद्ध शब्द आपको चुनना है, और कहना चाहिए था कि शुद्ध जो शब्द युग्म है वो तलाशिए। तो गंगा जल दिया है, बेबुनियाद दिया है, बड़ा सा दिया है और चौपाया दिया है। बाकी जो शब्द है ना उन्हें एक साथ होना चाहिए था, मतलब इसमें आप देख लीजिए, बाकी जो है वो एक साथ ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक साथ लिखेंगे तो ज्यादा शुद्ध होगा। यहाँ वर्तनी की बात हो रही है। बड़ा सा यहाँ सही लिखा है, बड़ा सा, ये दोनों अलग अलग रहेंगे। आप ऐसे इसको नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते कि आपने ऐसा लिख दिया बड़ा सा, ये कुछ और ही शब्द बन जाएगा। इसे अलग अलग रखना ही उचित है। बाकी गंगा जल जो है वो एक ही में रहता है, मतलब गंगा जल आप उनके ऊपर एक जो खड़ी पाई है वो पूरा ऐसे लगाते हैं, ठीक है, तो इसका सी वाला सही है। इसके बाद 46 को देखिएगा। यहाँ शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। तो सर्वोत्तम ऐसे नहीं लिखा जाता है, यहाँ एक आधे तक की कमी है, ठीक है, ऐसे होना चाहिए था। और सांसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है, तो कॉमन सेंस की बात है। कीर्ति ऐसे नहीं लिखा जाता है, त पे छोटी की मात्रा होगी। सच्चिदानंद ठीक लिखा हुआ है, और सच्चिदानंद किसका पर्यायवाची? ये भगवान विष्णु को कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। यहाँ आपको शुद्ध वर्तनी तलाशनी है, और शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है ऊपरी लिखित, यानी ऊपर लिखा हुआ जो है उसके आधार पे उत्तर दीजिए। ऐसे आप प्रश्न में देखते हैं ना एमसीक्यूज में, कि ऊपरी लिखित जो कथन है उनके आधार पे सही कोड का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर ऊपरी लिखित को लिखेंगे कैसे? ये तरीका सही है, ऊपरी लिखित यानी ऊपर लिखा हुआ, ऊपरी र पे छोटी की मात्रा और लिखित लिख देंगे आराम से।
इसमें सिंपल है, आप आराम से इसकी वर्तनी कर सकते हैं, ये इतना टेढ़ा नहीं है। शुद्ध शब्द यहाँ आपको तलाशना है घनिष्ठ, यानी जो बहुत घना हो। तो ठ होता है भाई, ट नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और सब तो आप सही ही लिखेंगे, मतलब लास्ट में ठ होता है, ट वाला मत चुनिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए। यहाँ रामायण आपको जो शुद्ध वर्तनी है उसकी तलाशनी है। तो रामायण को लिखने का तरीका क्या है, ये ऊपर वाला सही है। और रामायण का मतलब क्या होता है, राम का यण, यानी राम का गुणगान, उनका जो जीवन चरित्र है उसके बारे में गुणगान हम कर रहे हैं। रामचरितमानस वो दूसरी चीज है, तुलसीदास ने लिखा है। तो रामचरित मतलब वहां भगवान राम का वो जीवन वृतांत, मतलब उनकी जो बायोग्राफी है उसको लिख रहे हैं। लेकिन वाल्मीकि ऋषि ने क्या किया था, उन्होंने भगवान राम का गुणगान लिखा था, तो वो संस्कृत भाषा में है और इसे रामायण कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। शुद्ध वर्तनी यहाँ आपको बतानी है प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव। तो इसका लिखने का तरीका तो सिंपल है, इसमें आप गलतियां नहीं करेंगे ऐसी उम्मीद है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, इसमें शुद्ध वर्तनी आपको तलाशनी थी। विश्लेषण कैसे लिखा जाता है ये तो आप सभी जानते हैं, अब इसमें ज़्यादा गलती करने की संभावना नहीं है। मतलब ये आधा तालव्य श है, उसके बाद ल है, उस पर एक ही मात्रा है, और ये मूर्धन्य श है और अड़ है, ऐसे लिखा जाता है। उसको एक साथ मिलाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। यहाँ शुद्ध वर्तनी फिर से आपसे पूछी जा रही है, तो बाकी सब गलत तरीके से लिखे हुए हैं, केवल एकमात्र इसमें पृथक जो लिखा है ना वो सही दिखा है। पृथक में आप ध्यान दीजिएगा, क के साथ हलंत होता है। क का उच्चारण ना लघु स्वर में किया जाता है, खींच कर आप उच्चारण ऐसे नहीं करेंगे कि पृथक क, आप कहेंगे पृथक, मतलब क को जल्दी से बोल देंगे। तो जब जल्दी से बोलते हैं ना तो वहां हलंत लगाना उचित होता है। बाकी जो है वो गलत है। यहाँ मूल्यवान होता है, मतलब बड़े ऊ की मात्रा थी। क्लिष्ट नहीं होता है, बल्कि क्लिष्ट होता है, लास्ट में ठ की जगह पे ट रहेगा। और ब्रह्म है ऐसे नहीं लिखा जाता है, बल्कि उसमें ऐसा होता है ना, मतलब ऐसे आप लिखते हैं, मतलब ह आधा रहता है, ये कहने का मतलब। और यहाँ क्या किया है, म को आधा कर दिया है। तो बाकी सभी गलत है, नीचे वाला सही है। अगले वाले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। शुद्ध वर्तनी यहाँ भी आपको बतानी है। तो भाई अत्यधिक होता है, अत्याधिक नहीं होता है, गलती से मत चुन लीजिएगा, अत्यधिक होता है, यह के आगे कोई मात्रा नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए। यहाँ आपको सेंटेंस दिया है, उसमें से जो गलत है उसकी तलाश करनी है, गलत की तलाश करनी है, ध्यान दीजिएगा। तो बाकी 3 सही होंगे, जैसे कि कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। अब इसमें भी थोड़ी अशुद्धि है, कामायनी उच्च कोटि का महाकाव्य है। कामायनी क्या है, ये काव्य नहीं है, महाकाव्य है, और जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, आपने पढ़ा होगा। माता पिता पूजनीय है, अब यहाँ पूजनीय की जो वर्तनी है ना वही गलत है, पूज्य है ऐसा लिखना चाहिए था, और पूजनीय भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, वो पूजनीय होता है असल में। आपका भविष्य उज्जवल हो एकदम सही लिखा है, और ये नीचे वाला जो है नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है वो वाला भी सही है, केवल एकमात्र इसका ये बीच वाला गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। शुद्ध वाक्य यहाँ भी आपको तलाशना है, तो इसका मतलब यह है कि 3 गलत हैं। अब इसे ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि आयुष और ऋचा बाजार गई। 2 लोग हैं ना, तो यहाँ बहुवचन का आप इस्तेमाल करिए। क्यों आप गई और गया का यूज कर रहे हैं? अगर आप ऐसे भी लिख देंगे ना कि आयुष और ऋचा बाजार गया, तो वो भी गलत हो जाएगा। इसमें आप लिखिए गए, ठीक है, गए जो है वो बहुवचन है, इसमें 2 लोग आ जाएंगे, तो पहला वाला गलत है। और ये नीचे वाला देखिए, इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है। भाई जब आपने लेखिका शब्द का इस्तेमाल कर ही दिया है तो स्त्री लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक। तो स्त्री शब्द यहाँ बेकार है, उसकी वर्तनी भी गलत है। और बच्चे ने कहा कि पापा आ गई, पापा कभी आती है कि पापा आते हैं, तो ठीक है, ये वाला भी गलत है। ये वाला सही है एकदम, राह चलते दोनों में तकरार हो गई, माने झगड़ा करने लगे, तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गंदा पानी उबाल कर पीजिए। भाई आजकल कौन उबाल रहा है, सब आरओ लगवा लिए हैं, लेकिन उबाल कर पीने से मतलब स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वही चीज आरओ भी करता है, प्यूरिफाई करता है। तो ये ऊपर वाला ही सही है, इसमें हम असल में हमें शुद्ध वाक्य चुनना था। गंदा पानी उबाल कर पिए, ये एक सलाह है। लेकिन नीचे वाले तीनों गलत है। जैसे देखिए, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, ठीक। बधाई जो है वो यहाँ स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए उसके साथ आप जो यहाँ सेंटेंस यूज करेंगे, मतलब क्रिया का इस्तेमाल करेंगे, वो स्त्रीलिंग में होगी, मतलब दी। इसके बाद यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। कुछ लोगों को यहाँ डाउट है कि इसे क्यों नहीं चुना गया, ये भी तो सही है, ये गलत है। यमुना का पानी आप या तो गंदा इस्तेमाल करिए, मतलब गंदा शब्द का यूज करिए, और नहीं तो प्रदूषित ही यूज कर लीजिए। दोनों का अर्थ एक होता है, तो जो एक जैसे अर्थ वाले 2 शब्द आप यूज कर रहे हैं एक ही वाक्य में, ये कोई अकलमंदी तो है नहीं। इसीलिए मतलब वाक्य कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि यमुना का पानी गंदा है, या फिर आप लिख दीजिए कि यमुना का पानी प्रदूषित है। तो दोनों एक साथ दे दिया है, इसलिए वो भी गलत है। और बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है, तो देखकर ही मालूम हो रहा है बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो इसका पहला वाला सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए।
इसमें पहला वाला ही सही है, बाकी तीनों जो सेंटेंस है ना वो गलत है। शुद्ध आपको चुनना था तो आपने पहला चुन लिया। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, अभ्यास से खींची जाती है। और जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है, ठीक है, मोटापा कोई लड़की नहीं है। और हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, हरे पौधे या हरे पेड़ जो हैं वो ऑक्सीजन देते हैं, ऐसे होना चाहिए। मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि स्वागत जो है ना ये पुल्लिंग शब्द है, तो उसके साथ आप तुम्हारी नहीं लगाएंगे, भले ही महिला का ही क्यों नहीं स्वागत कर रहे हैं, वहां पे आप तुम्हारा शब्द ही लगाएंगे। तो इसका पहला वाला सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। शुद्ध वाक्य का यहाँ आपको चयन करना है, तो बीच वाला मात्र इसमें सही है, बाकी 3 गलत हैं। तो आइए देखते हैं कि वो सही और बाकी गलत क्यों हुए। तो पहला देखिए, ऑफिस में हर एक और प्रत्येक प्रकार की चर्चा हो रही है, मतलब कुछ इस प्रकार से लिखा है कि ऑफिस में हर एक और, यहाँ और होना चाहिए था, चलिए वो वर्तनी की गलती में आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही है, तो इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए कि ऑफिस में हर और चर्चा हो रही है या प्रत्येक की चर्चा हो रही है, मतलब हर और प्रत्येक का यहाँ पे एक साथ तालमेल किया गया है और बाकी की संरचना डिस्टर्ब है। और जो सी वाला है उसको देखिए, यह आदमी सबकी राज जानता है, यह आदमी सबका राज जानता है। यहाँ भी राज जो शब्द है ना ये बीच में, ये क्या है, पुल्लिंग है, तो इसके लिए आप जो पुल्लिंग क्रिया है वो इस्तेमाल करेंगे, मतलब सबका। और बीज अंकुरित होने वाली है, ठीक, अब यहाँ पे होने वाला है, आपको ऐसे लिखना चाहिए, तो ये बीच वाला सही है। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, एकदम परफेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 यानी 59वां प्रश्न आप देख रहे हैं। इसमें ऊपर के तीनों वाक्य जो हैं वो गलत हैं। जैसे कि लिखा हुआ है चाय ठंडा हो गया, चाय जो है वो लड़की है, तो भाई वो ठंडा हो गया कैसे हो सकता है, ठंडी हो गई। और दूध ठंडा हो गया आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि दूध पुल्लिंग है। और हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, हलवा लड़का है तो उसको आपने लड़की बना दिया, यहाँ पे गलत हो गया। और पकने से पहले जामुन हरी होती है, जामुन हरा होता है, ठीक है, जामुन को कुछ लोग स्त्रीलिंग में डालते हैं लेकिन नहीं, जामुन जो है वो पुल्लिंग है, ये पहले से डिसाइड होता है, वो आप नहीं डिसाइड कर सकते या आयोग नहीं डिसाइड कर सकता कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। व्याकरण में जिसको जिस कैटेगरी में डाल दिया गया उसी कैटेगरी में एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ये वाला जो नीचे वाला स्लोगन है ना ये एकदम परफेक्ट दिया हुआ है, और क्वामा वगैरह का भी सही इस्तेमाल किया है, मतलब पेड़ लगा के आप जीवन बचाइए, सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें कहा जा रहा है कि जो वाक्य दे रखे हैं उसमें से सही का चुनाव कीजिए, जैसे पीछे आपने किया है। तो मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है, सही दिया है। बाकी देख लीजिए, सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होती है, हवा जो है वो स्त्रीलिंग है, आप कहते हैं ना हवा चलती है, तो इसीलिए यहाँ पर अच्छी होती है होना चाहिए था। उन्होंने छक के पेट भर खाया, छक्कर खाना मतलब क्या होता है, एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है भर पेट खाना, एकदम आप ऐसा खा लीजिए कि आपका जो आमाशय है उसमें जगह न बचे, बल्कि उससे ओवरडोज ले लीजिए। और पेट भर खाने का भी वही मतलब है, सीधा और टेढ़ा कहा गया है, तो दोनों एक साथ इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने पेट भर खाया आप ऐसे लिख सकते थे, उन्होंने छक्कर खाया वो भी सही है। पानी गर्म हो रही है, पानी जो है वो पुल्लिंग है तो वो गर्म हो रही है कैसे हो सकता है, वो गर्म हो रहा है, तो ठीक है, ऊपर वाला एकमात्र सही है, नीचे वाले तीनों गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए। अब यहाँ से थोड़ा साहित्य वाले प्रश्न आ गए। तो कबीर की भक्ति का स्वरूप कैसा था? तो कबीर जो थे वो जाति पाति और मूर्ति पूजा ये सब का बहुत तगड़ा विरोध करते थे, जितनी भी कुरीतियां होती थी उसके विरोधी थे, अपने आप में एक बेजोड़ व्यक्तित्व उनका था। तो वो निर्गुण थे, मतलब निराकार ब्रह्म के उपासक थे, उनका मूर्ति पूजा में कोई यकीन नहीं था। इसके बाद आगे चलते हैं। कबीरदास जी का ये कहना था कि अगर लोग पत्थर की पूजा, मतलब मूर्तियां प्रायः पत्थर से ही बनती हैं, अलग अलग पत्थरों से, तो पत्थर की पूजा करने से अगर लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो हम तो पहाड़ जा रहे हैं पूजने, पहाड़ की पूजा करेंगे और बड़ा पत्थर है और ज़्यादा अच्छी वाली कंडीशन हमें प्राप्त होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। मन की भक्ति आवश्यक होती है, ऐसा इनका मानना था। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंड मार्तंड, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये उदंत मार्तंड नहीं है, उदंड मार्तंड है। ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र माना जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किस भाषा से है? तो कुछ लोग समझते हैं कि ये हिंदी भाषा से संबंधित है, लेकिन असल में जो संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची है उसके अंदर जितनी भी भाषाएं शामिल हैं या शामिल होंगी उन सभी क्षेत्रों में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है। हिंदी भी उसमें है बेशक है, और बाकी भाषाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, मधुशाला यानी शराब का अड्डा, इसके लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी है। बेजोड़ रचना है ये अपने आप में। ठीक, आगे चलते हैं। मतलब इनका मधुशाला में जो मूल कॉन्सेप्ट है आप उसे पढ़ेंगे तो मूल कॉन्सेप्ट ये है कि जो शराब का अड्डा होता है, जिसे कि कहीं कहीं भटियार खाना भी कहा जाता है, तो दारू के ठेके पर सारे लोग एक जैसे होते हैं, वहाँ जाति पाति धर्म ये सब का भेदभाव मिट जाता है, बड़ा छोटा अमीर गरीब। नशा जब सबके ऊपर चढ़ता है तो सब एक समान हो जाते हैं और उस समय वो पक्के भाई बंधु होते हैं।
इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर रेड बुल खरीद लीजिएगा। जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो जूही की कली को लिखने वाले निराला जी हैं, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने कई सारी अच्छी रचनाएं की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 को देखिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद के द्वारा इसमें से कौन सी रचना नहीं लिखी गई है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ऊपर वाला तीनों इन्हीं का है। ध्रुव स्वामिनी ये जयशंकर प्रसाद जी का है। उन्होंने ऐतिहासिक नाटक और उपन्यासों पे अच्छा काम किया है। उपन्यास तो कम, लेकिन कविताएं और नाटक बहुत ढेर सारे लिखे हैं और अच्छे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। बस दिक्कत यही है कि प्रेमचंद इतना ज़्यादा लोकप्रिय इसलिए हुए क्योंकि इनकी भाषा सरल थी। ठीक है, आम आदमी की भाषा में, जो एकदम देहाती मिक्स हिंदी की भाषा होती है, उसमें भी कभी कभी ये लिख डालते थे। आप इनका मानसरोवर नाम का जो संग्रह है ना कहानियों का, उसे पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। तो आम आदमी की समझ में आने वाली चीज़ें थी। और जयशंकर प्रसाद बहुत तत्सम शब्दों का इस्तेमाल करते थे, तो संस्कृत निष्ठ वो शब्द आसानी से लोगों के समझ में नहीं आते थे। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 67, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से अष्टछाप के कवि हैं। तो अष्टछाप यहाँ पे आप देखें, सूरदास का उससे कनेक्शन है। सूरदास की जगह पे अगर और कोई अष्टछाप के कवि का नाम दिया होता ना तो ये प्रश्न थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एकदम सिंपल है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 68, छंद शास्त्र। ठीक है, छंदों के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे सोरठा छंद होता है, दोहा छंद होता है, रोला छंद होता है, हरिगीतिका छंद होता है, बहुत सारे छंद होते हैं। तो छंद शास्त्र यानी उसमें जितने भी छंद थे उनका समावेश किया गया। इसके प्रणेता कौन थे? ये पिंगल ऋषि थे। ठीक है, पिंगल ऋषि ने, ये व्याकरणाचार्य थे, इन्होंने छंदों को एक पुस्तकबद्ध किया या लिपिबद्ध आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि रचनाकार और रचनाएं दी हुई हैं और उनका पेयर मिलाया हुआ है। बाकी तीन सही है, कोई एक गलत है, और गलत कौन सा है वो आपको तलाशना है। तो देखिए तुलसीदास का रामचरितमानस है, ये तो आंख मूंद कर लगा दीजिएगा। और जायसी का पद्मावत है, वो भी ठीक ठाक है। मंझन की मधुमालती है। ठीक है, मधुमालती नाम की रचना ये मंझन कवि की है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कुतबन, ये कुतबन नाम के जो कवि हैं इन्होंने मिर्गावत नाम की रचना लिखी है, ये इसमें गलत है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 70, कछुआ धर्म और मारे सी मोही कुठाओं, ये रचनाओं के नाम हैं। तो आपको ये बताना है कि इसको लिखने वाले महोदय कौन थे। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, और इनकी जितनी रचनाएं आप देखेंगे ना उनके नाम ऐसे ही विचित्र होते हैं, लेकिन रचनाएं बेजोड़ होती हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो चंद्रकांता ये अगर देखा जाए भारतीय क्षेत्र में तो ये पहला इंडियन सस्पेंस और थ्रिल वाला नॉवेल कहा जा सकता है। मतलब इसमें आप देखेंगे जासूसों के पूरे दल के दल भरे पड़े हैं, और अय्यारों के दल होते हैं जो कि रूप बदलने में माहिर होते हैं, उन्हें आप बहरूपिया कह सकते हैं। तो चंद्रकांता और उनके मतलब उनकी जो प्रेम कहानी है उसका दर्शन है, लेकिन उसमें बहुत अच्छी षड्यंत्रकारी नीतियों का साथ दिखाई देता है आपको। तो इसके लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता है, इस पर सीरियल वगैरह बाद में बनता है, मतलब नेशनल पे प्रकाशित भी हुआ था सीरियल। तो बाद में ये चंद्रकांता संतति लिखते हैं, यानी उसी के आगे की कहानी, मतलब चंद्रकांता उपन्यास जहाँ से खत्म होता है वहाँ से चंद्रकांता संतति यानी उसके जो लड़के बच्चे थे वहाँ से कहानी स्टार्ट होती। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, सूरज का 7वां घोड़ा। सूर्य भगवान का जो रथ है ना उसमें 7 घोड़े हैं, तो उनका जो 7वां घोड़ा है, अब ये एक उपन्यास का नाम है, यही पूछा जा रहा है कि ये किस विधा की रचना है। तो जरा कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि सूरज का 7वां घोड़ा ये जो उपन्यास है ये किसने लिखा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से बता सकते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 73, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। जितने विचित्र शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ना वो इन्हीं के जिम्मे होते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल। इसमें श्रृंगार परक जो रचनाएं हैं, चाहे वो वियोग श्रृंगार हो जैसे कि पद्मावत आप देखते हैं, या संयोग श्रृंगार हो, उसका दर्शन होता है, तो इसमें श्रृंगार काल हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 75 में कहा गया कि कौन सी इसमें से जीवनी है। तो अतीत के चलचित्र ये एक छायाचित्र है, और चिंतामणि जो है एक निबंध संग्रह है, नीड़ का निर्माण फिर ये काव्य संग्रह है, लेकिन आवारा मसीहा ये एक जीवनी है। ठीक, तो आप ये बताइए कि आवारा मसीहा ये किसकी जीवनी है, मतलब किसके जीवन पर लिखा गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में आपसे कहा गया कि निम्नलिखित जो पत्रिकाओं के नाम दिए हुए हैं उसमें से हरिश्चंद्र ने, मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका को प्रकाशित किया था। तो कवि वचन सुधा उनके द्वारा प्रकाशित की गई है। सरस्वती का प्रकाशन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सौजन्य से होता था। कल्पना और ज्ञानोदय ये बाद की पत्रिकाएं हैं, तो इसमें हो जाएगा कवि वचन सुधा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 को देखें। आंचलिक रचनाएं, जैसे आप देखते हैं ना फणीश्वर नाथ रेणु, ये बिहार क्षेत्र के रहने वाले थे, तो मिथिलांचल वाला जो क्षेत्र है उसकी ये क्षेत्रीय रचनाएं करते थे। मतलब इनकी जितनी कहानियां और उपन्यास आप देखेंगे, और मैला आंचल इनका उपन्यास काफी फेमस है, और भी रचनाएं, पंचलाइट आपने पढ़ी होगी, कहानी है, तो उसमें एक अंचल विशेष तक ही वो पूरी कहानी सीमित होती है, उससे बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है।
तो इसका हो जाएगा क्षेत्र विशेष। एक क्षेत्र तक ही इनकी कहानियां सीमित होती थी। ऐसे कई सारे लेखक हैं। 78 को देखिए, हिंदी भाषा का पहला प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का पहला प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया, वीरगाथा काल इसका समय है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 को देखिए, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? मतलब अनूदित उपन्यास तो ढेर सारे हैं, पहले से चल रहे हैं, लेकिन मौलिक अपने ढंग से मूल भाषा में लिखा गया ये उपन्यास है परीक्षा गुरु। ठीक, परीक्षा गुरु। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर कहा गया कि नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? तो ये नागरी प्रचारिणी सभा ये देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार और उसकी स्थापना के लिए चलाई गई थी। भारतेंदु युग में ये शुरू होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 81, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो भूमिका लिखने का काम ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा बहुत बेहतर किया गया है। भूमिका लिखने का काम और लोगों ने भी किया है, लेकिन इन्होंने काफी बेहतर किया है। तो इन्हें आप देखें, और इनकी जो भाषा थी ना वो एकदम तत्सम संस्कृत निष्ठ जो खड़ी बोली होती है वो वाली थी। ये जब भाषण देते थे तो धारा प्रवाह बोलते थे, और इतने ज्यादा उसमें संस्कृत के तुरुह शब्द इस्तेमाल होते थे कि आम जनता की वो समझ से बाहर हो जाता था। तो इनको समझने के लिए भी एक विद्वान व्यक्ति की आवश्यकता होती थी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल क्या है? तो ये 1864 से लेकर 1938 ये इनका पूरा जो लाइफ स्पेन है उसे आप देख रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 में चलते हैं, मर्यादा और टुडे ये जो पत्रिका है ना, इनके संपादक आपको बताने हैं। तो संपादक का नाम इसमें आप देख लीजिए, डॉक्टर संपूर्णानंद है। ठीक, डॉक्टर संपूर्णानंद ये जो है ये दो पत्रिकाओं के संपादक। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जैसे कि पद्मिनी है, चित्रिणी है, शंखिनी है, हस्तिनी है। ये सब किसको कहा जाता था? तो ये महिलाओं को कहा जाता था। मतलब नायिका यहाँ दिया हुआ है और ये लेखकों की कल्पना ही थी। वास्तव में ऐसी महिलाओं को खोजना ये मतलब एक आइडियल कंडीशन होती है। ये सुंदर लक्षण वाली स्त्रियां होती थी। मतलब नायक या जो वीरोत्तम पुरुष होते थे ना, वो पहले इन्हीं स्त्रियों की तलाश करते थे। असल में स्त्री एक मनोरंजन का साधन उस जमाने में हुआ करती थी जिस समय के ये शब्द गढ़े गए। मतलब वो सिर्फ श्रृंगार, सुंदर दिखनी चाहिए, बढ़िया एकदम आभूषण और जो 16 श्रृंगार होते हैं उससे लदी हुई होनी चाहिए, और लज्जाशील होनी चाहिए, एकदम धीरे धीरे उसकी गति होनी चाहिए। तेज रफ्तार में चलेगी तो वो उजड्ड कहलाएगी। तो इस वजह से ये जो महिलाओं के नाम है ना, ये सब आते हैं। ये सब अच्छी कैटेगरी की महिलाएं मानी जाती थी। जैसे कि पद्मिनी लक्षण वाली महिला, ये सबको चाहिए होती थी विवाह करने के लिए। वैसे ही चित्रिणी है, शंखनी है, हस्तिनी है। असल में इनके जो पाँव के तलवे होते थे ना, उन पर ये चिन्ह बने हुए माने जाते थे, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। कितना सत्य है ये शास्त्र ही जानते होंगे। तो इसमें हो जाएगा नायिकाएं। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 85, ठेठ हिंदी का ठाठ, जो ठेठ हिंदी है उसका ठाठ बाट, अब ये किसकी रचना है बताइए? तो ये हरिऔध की रचना है, जिनका कि मूल नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय था। जब ये रचनाएं लिखने लगते हैं तो ये इनका निकनेम हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 को देखिएगा, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था? तो यामा पर मिला था। यामा, बाकी जो इनकी कृतियां हैं वो आप देख रहे हैं, इसमें ये सब इनके द्वारा लिखा गया है, लेकिन यामा पे इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 87, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया था? तो स्त्री पुरुष समानता से इनका कोई कनेक्शन नहीं था। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जो महिलाएं हैं उनको भी बराबरी का हक मिलना चाहिए, बल्कि कहीं कहीं ऐब भी निकाला है इन्होंने। जो भक्ति काल था उसमें प्रायः इसी प्रकार के कवि होते थे जो कि स्त्री विरोधी मानसिकता के होते थे। बहुत रेयर आपको मिलेंगे जो कि स्त्री पुरुष की समानता पर यकीन करते हैं। जैसे तुलसीदास जी को ही आप देख लीजिए, उन्होंने तो लिख डाला है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो मतलब यहाँ स्त्रियों को भी ताड़ना देनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो ये दिक्कतें हैं। अब इसमें जो बाकी चीजें आप देख रहे हैं ना, वो समाज सुधार का काम था और वो कबीर के द्वारा किया गया। जैसे मूर्ति पूजा का विरोध है, जाति प्रथा का खंडन है। इसके अलावा आप देखें मुस्लिम और हिंदू का जो पाखंड वाला खंडन है उसका इन्होंने किया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 88, जायसी का पद्मावत, जायसी ने पद्मावत लिखा और उस पर एक फिल्म बन गई, दीपिका पादुकोण रानी पद्मिनी बन गई और लोगों ने सोचा कि रानी पद्मिनी वही है। तो चलिए देखिए, इसमें आपको ये बताना है कि पद्मावत इसमें से क्या है। तो इसमें से वो समासोक्ति है। ठीक है, समासोक्ति है, समासोक्ति प्रकार की रचना है और इसमें मूल रूप से श्रृंगार रस प्रधान ये रचना है। आप राणा रत्न सिंह का पूरा जीवन परिचय इसमें देखते हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी ने बहुत वियोग दर्शाया, जैसे नागमती का वियोग वर्णन आप देखेंगे और वैसे ही पूरा जो कांड है वो दिखाई देगा। इसके बाद आगे चलते हैं और इसमें जितनी बातें कही गई हैं वो सब फैंटेसी मालूम होती है। फैंटेसी का मतलब समझ रहे हैं, उसमें कल्पनाशीलता ही है, वास्तविकता से ज्यादा संबंध नहीं दिखाई देता है। जैसे कहा गया है कि रानी पद्मावती जो है वो सिंघल देश की या सिंघल द्वीप की रहने वाली थी और वहां पे रत्नसेन जाते हैं और वहां दोनों में प्रेम होता है, ये सब चीजें। तो आप खुद सोच कर देखिए, सिंघली जो लड़कियां होती हैं उनका नैन नक्श बहुत बढ़िया नहीं होता है अगर सुंदरता की ही बात की जाए।
वहाँ पे सांवले जो चर्म है उसकी लड़कियां पाई जाती हैं और इतनी सुंदर नहीं होती हैं जितनी रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया गया था। तो इससे सिद्ध होता है कि वो उस क्षेत्र की थी भी या नहीं, ये जायसी प्रमाणित नहीं कर पाए थे। और उसी पर हूबहू जो पद्मावत की कहानी है, स्टोरी है, उसी पे फिल्म बन गई है, बल्कि उसमें छेड़छाड़ की गई है, जो धरोहर है उससे छेड़छाड़ की गई, इसीलिए करणी सेना जो है वो भंसाली के पीछे पड़ जाती है। खैर, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 89, हिंदी की आकृति की दृष्टि से, मतलब हिंदी को अगर भाषा के तौर पे आप देखें तो आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो ये श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। ठीक है, इसमें श्लेष आपको दिखाई देंगे। श्लेष का मतलब समझ रहे हैं? जो अन्य भाषाओं के शब्द हैं वो चिपके हुए होते हैं और उनके साथ ये योग करके कुछ नए शब्दों का इजाद करती है या निर्माण आप कह सकते हैं। तो इससे हिंदी का डेवलपमेंट ही हुआ है, उसमें कुछ गिरावट नहीं आई है, बल्कि और ज्यादा डाइवर्सिटी आ गई। तो श्लिष्ट योगात्मक इसे कहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90, प्रेमचंद ने अपने जीवन में बहुत सारी कहानी और जो उपन्यास है, मतलब गद्य लेखन ही किया, पद्य तो इनके दिखाई नहीं देते कहीं, तो अधूरा उपन्यास इनका एक रह गया। मतलब कम आयु में ही इनका देहावसान भी हो गया था, रोगग्रस्त हो गए थे, बहुत तरह के उतार चढ़ाव इन्होंने जीवन में देखे। तो ये 6 रोग और तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो उस समय ये मंगलसूत्र नाम का एक नया उपन्यास लिख रहे थे और इनकी ख्वाहिश थी कि मरने से पहले, इन्हें आभास हो गया था कि मृत्यु होने वाली है, मरने से पहले इसे पूरा कर सके, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो सका। तो अधूरी इच्छा, लेकिन फिर भी जितनी कहानी है वो अच्छी है, उसे पढ़ना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 91 को देखिए, गोदान के रचयिता कौन है? अब इसमें बताने की आवश्यकता नहीं, आप खुद देख लीजिए। इसके बाद 92 को देखिए, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? मतलब भारतवर्ष और उसकी हिंदी, तो ये नाम सुझाने वाले राजा राम मोहन राय थे। यहां आप नीचे देख रहे हैं, डी वाला। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? मतलब मूल जो नाटक था वो बांग्ला भाषा में लिखा गया था और वहां से इन्होंने क्या किया, उसे ट्रांसलेट किया। तो ये इसमें है, आप देख लीजिए, विद्या सुंदर। ठीक है, इसका बंगाली संस्करण मूल है और उससे ये अनुदित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की उपाधि दी थी? तो सुंदर कवि थे जो कि इनके दरबारी कवि थे, इन्हें महाकवि राय की वो उपाधि देता है। 95 को देखते हैं, और ये दरबारी कवि जो होते हैं ना, ये प्रायः प्रशंसा ही करते हैं, प्रशंसा में ही इनकी जिंदगी बीत जाती, तभी दरबार में रह भी पाएंगे, ये भी बात है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों के नाम आपको बताने हैं, तो इसमें एक ही कवि आपको चुनना है। प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी, इस प्रकार की शाखाओं को आप देखते हैं तो कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के यही थे। प्रेमाश्रयी में आप बाकी को देख सकते हैं और रीतिकालीन ये दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगले वाले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 96, जयचंद्र प्रकाश, ये एक महाकाव्य है, पहली चीज। अब इसके लेखक का नाम आप देखिए, इसमें से कौन सा होगा? तो भट्ट केदार। ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, इसमें आप जो फैक्ट है उन्हें चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97, उर्वशी किस प्रकार का, मतलब किसका काव्य है? ये काव्य है, मतलब आप इसे खंड काव्य की श्रेणी में भी डाल सकते हैं या सिंपल कविता कह सकते हैं। तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है और जीवन के अंतिम समय में इन्होंने भी इसे लिखा था। जैसे प्रेमचंद का आपने देखा ना कि उनकी इच्छा थी कि पूरा हो जाए मंगलसूत्र नाम का उपन्यास, लेकिन हो नहीं पाता है। दिनकर जी की इच्छा थी कि ये पूरा हो जाए और वो जी लेते हैं इतना, मतलब बीमार रहते हैं, बीमारी से एकदम ग्रस्त रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बैठकर लिखते हैं, वृद्धावस्था उनकी रहती है। और वहां तक आते आते, बुढ़ापा आते आते, इनकी जो वीर रस प्रधान कविताएं थी वो धीरे धीरे करके ठंडी हो जाती है। ठीक है, जोश की कमी हो जाती है और ये श्रृंगार में घुस जाते हैं। तो उर्वशी में आप भर भर कर श्रृंगार देखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उर्वशी नाम की अप्सरा और यहाँ पे पुरुरवा नाम के राजा रहते हैं जो कि प्रणय निवेदन करते हैं। इसके बाद 98 को देखिए, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक युग के किस काल से? तो द्विवेदी युग से है। आधुनिक युग में जो काल बटे हुए हैं ना, उसमें द्विवेदी युग का नाम आप देखते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त जी उसी से बिलोंग करते हैं। अगले वाले को देखिए, प्रश्न संख्या 99, जयद्रथ वध, ये एक रचना है, किसकी रचना है बताइए? तो ये एक काव्य है, मतलब खंड काव्य की श्रेणी में आप डाल लीजिए, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 को देखिएगा, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, मतलब गणतंत्र को सर्दी लग रही है क्योंकि 26 जनवरी जाड़े में पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर गणतंत्र का संकुचन हो रहा है, मतलब वो खतरे में है, स्वस्थ नहीं है, ये कहने का मतलब। तो ये लिखने वाले हैं हरिशंकर परसाई, और नाम से आपको समझ जाना चाहिए कि ये व्यंग्यात्मक है, मतलब यहाँ पे व्यंग लिखा गया है और व्यंग लेखन में इनका कोई सानी नहीं था, ये बेजोड़ थे। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 104। अब यहाँ से मोड चेंज हो गया है, मतलब हम करंट अफेयर की ओर एंटर कर रहे हैं। तो कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न देखेंगे, जैसे 47वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 लेटेस्ट करंट अफेयर है। इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया था, ये आपको बता दिया गया। तो पूछा जा सकता है कि किस देश में किया गया? ब्रिटेन में हुआ। शहर का नाम बताइए। तो शहर का नाम इसमें आप देख लीजिए, कुछ शहरों के दिए हैं, इसमें हो जाएगा कार्नवाल। ठीक है, कार्नवाल नाम की जो सिटी है, वहां पे ये 47वां जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया था।
इसके बाद 102वें प्रश्न को देखें। जीएसटी लागू करने का जो सुझाव है वो किस कमेटी के द्वारा भारत में दिया गया था? तो ये विजय केलकर समिति थी जिसने की अच्छी खासी रिसर्च की और उसके बाद कहा कि ये जो सारे टैक्स है ना, इनको एक में मर्ज करके एक जीएसटी लॉन्च करना चाहिए। इसका फायदा कम, नुकसान ज्यादा दिख रहा है, लेकिन भविष्य में जब ये अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगा तो इसके फायदे भी दिखाई देंगे, दोनों चीजें। इसके बाद 103 को देखिए। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में पूछा जा रहा है। वैसे विश्व में पूछा जाता तो आप बोरलाग को चुन सकते थे, लेकिन यहाँ भारत के संदर्भ में देखा जाए तो एमएस स्वामीनाथन का नाम आता है, इसमें सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 104 को देखिए। इलाहाबाद बैंक का विलय हो गया, अब किस बैंक में हुआ बताइए? तो अभी बैंकों को एक दूसरे में घुसाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं और बहुत सारे बैंकों को प्राइवेट करने का काम चल रहा है। मतलब जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इस प्रकार के जो बैंक हैं, ये सरकारी बैंक थे, काफी पुराने थे, अब सरकार इनको प्राइवेट करने वाली, प्राइवेट सेक्टर को बेचने वाली है। तो ये सब चल रहा है, अच्छा है या बुरा उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। और उसके बाद देखिए इंडियन बैंक। ठीक, आगे चलते हैं। कुछ लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूरत से ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, उन्हें ये लगता है ना कि मतलब कोई खास विचारधारा का ही समर्थन करना चाहिए। देखिए, एक एजुकेटर होने के नाते निष्पक्ष होना ही मेरा पहला कर्तव्य है, और अच्छाई भी दिखाना और बुराई भी दिखाना, ये दोनों मेरा दायित्व है जो कि मैं करती हूँ। ठीक, और हमेशा करूंगी, चाहे कुछ भी कोई बोले। इसके बाद 105 को देखिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 मार्च 2020 की ये स्कीम है, लेकिन वर्तमान में जो योजनाएं चल रही होती है ना, मतलब पुरानी भी है, जैसे मान लीजिए 2016 में कोई योजना आई थी, वर्तमान में उसमें कोई फेरबदल हुआ है या उसका कोई ग्रोथ ग्राफ आपको दर्शाया गया है, तो वैसी कंडीशन में वो चर्चा का विषय होती है, तो उसको पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद 106 को देखिए। 106 में आपसे कहा जा रहा है कि योजना आयोग का स्थान लेने वाला जो नया संस्थान था वो कौन सा? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, नीति आयोग है। और नीति आयोग योजना आयोग की तरह नहीं है। योजना आयोग एक योजनाएं बनाने वाला आयोग था और उसका अपना एक अधिकार क्षेत्र था, मतलब उसके पास कुछ राइट्स थे। नीति आयोग के पास वो सब कुछ नहीं है, ये सलाहकारी बोर्ड की तरह से है, मतलब एक सलाहकारी निकाय है, इसीलिए इसे थिंक टैंक का नाम दिया गया। मतलब ये विचार अपने में इकट्ठा करेगा, इसीलिए तरह तरह के स्पेशलिस्ट इसमें डाले गए हैं। वो अपने अपने विचारों को ले आएंगे, अब उसे मानना ना मानना सरकार की मर्जी है, ठीक है, वो एक सुझाव देगा बस। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 को देखिए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 6 है, मतलब उनका एवरेज निकाला गया। 10 कोई नंबर्स दिए हुए हैं, कौन से हैं वो नहीं दिया है, तो उनका जो एवरेज आपने निकाला वो कितना आया? 6 आया। प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है। अब ये रीजनिंग और मैथ्स का मिक्सचर है, तो प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है, तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा? इसमें आप संख्याओं को मान लीजिए, मानने वाला काम जो है वो ठीक होता है, मानकर भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो कोई ट्रिक आपको पता हो तो वो आप लगा सकते हैं। देखिए, इसमें 12 से गुणा आप करेंगे जब मान लेंगे कि माना ये संख्या इतनी है, तो इसमें आप जब करेंगे ना तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 72 हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखिए। अब यहाँ देखें, ये शुद्ध गणित का प्रश्न है, इसमें रीजनिंग का कोई अंश नहीं है। 50 का यहाँ देखिएगा 860% प्लस 860 का 50%, ये किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। तो 860% ये कहीं होता नहीं है, 100% के अंदर ही हम लोग देखते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ दिया है। तो यहाँ आप समझ लीजिए इसको कैसे करेंगे। का की जगह पे हम गुणे का निशान लगा देंगे, और 860 है तो उसको 860/100 कर लेंगे। अब इसे काट पीट कर आप देख लीजिएगा और इसमें इधर वाला भी हल कर लीजिएगा। ऐसे ही दोनों जो रिजल्ट आएगा उसको जोड़ दीजिएगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो 860 हो जाएगा। ये तरीका हो सकता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 5/4 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न जो है वो 7/42 आ जाए। ठीक है, तो अब इसमें निकालने का तरीका आप जानते हैं, भिन्नों को जोड़ने और घटाने संबंधी नियम, लघुत्तम लेकर अपना जो वहाँ प्रोडक्ट है उसे डिवाइड करिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, उस हिसाब से निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 4/21। ठीक है, 4/21। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 110, और इसमें कहा जा रहा है कि 9 से 63 इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं जो कि 9 से पूर्णतः भाज्य हैं लेकिन 3 से भाज्य नहीं है। तो आप एक काम कीजिएगा, 9 का पहाड़ा पढ़ लीजिएगा और उसमें देख लीजिएगा कौन कौन से नंबर 9 से कट रहे हैं, मतलब 9 के पहाड़े में शामिल हैं, और फिर 3 का पढ़िएगा और देखिएगा कि कौन कौन से नंबर 3 के साथ मैच कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे आप मैच मिलाकर जो नहीं मैच करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसी जो संख्याएं हैं ना वो आपको टोटल इसमें से कितनी मिलेंगी बताइए? एक भी नहीं मिलेंगी, 0। ठीक है, आप देखेंगे कि जो संख्या 9 से कट रही है वो सब 3 से कट जाएंगी, आराम से कट जाएंगी, क्योंकि 3 जो है वो खुद ही 9 को काटने वाली संख्या है। तो ये सिंपल बात हुई ना, इसमें आप आराम से कर सकते थे। तो 0% हो जाएगा इसका। अब इसके बाद यहाँ पे इस क्विज को समाप्त करते हैं। ऐसी कई सारी प्रश्नावलियां आपको मिलती रहेंगी, लगे रहिए हमारे साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।